हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर इसमें। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने लेक्चर 1 में मॉनेटरी पॉलिसी का इंट्रोडक्शन किया, साथ ही साथ हमने उसमें ट्रेडिशनल टूल्स, नॉन ट्रेडिशनल टूल और सीआरआर के बारे में थोड़ा बहुत जाना। फाइन। सो इन द लेक्चर नंबर 2 वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एंड वन मोर थिंग, मेरी बैंकिंग सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, जिसे आप बहुत ही आराम से एक्सेस कर सकते हैं हमारी जो प्लेलिस्ट है डिजायर आईएएस में, इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विसेज से। ठीक है, और वो लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस लेक्चर आर वेरी मच कनेक्टेड टू दिस मॉनेटरी पॉलिसी। फाइन। Or you can say that this is the extension of that series also. Fine, but I have kept it as a separate series. So in lecture number 1 we discussed all these important topics till CRR, और मैंने उस लेक्चर को बीच में पॉज किया था just because मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई भी लेक्चर 20 मिनट के ऊपर जाए, because people were telling me that they are feeling very discreet, और you can say कि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें लेक्चर मतलब 20 मिनट से ऊपर के लेक्चर देखने में। इसलिए मैंने ट्राई किया कि लेक्चर 20 और 22 मिनट तक बस रखूँ। फाइन। So in the lecture number 2 we will discuss SLR, open market operation, and we will also discuss bank rate. Fine. So let's start with statutory liquidity ratio. देखिए, मैं आपको लास्ट, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एनडीटीएल क्या होता है। एनडीटीएल मतलब बैंक का जो भी टोटल डिपॉजिट रहता है, फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर जो करंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट रहता है। ठीक है। सो अब एनडीटीएल का वो पार्ट जो कि बैंक्स को रखना पड़ता है आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या कैश या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। फॉर एग्जांपल, अगर आरबीआई किसी भी बैंक है, उसके पास अगर 100 रुपए हैं, सो उसमें से उन्हें उस जो टोटल डिपॉजिट 100 रुपए है, तो उसमें से उन्हें उनका 19.5% का जो पार्ट है वो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। या तो वो लोग पूरा का पूरा जो 19.5% का जो पार्ट है उसे चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में खरीद सकते हैं, रख सकते हैं, या फिर उसे पूरा कंप्लीट कैश में रख सकते हैं, या फिर उसे कंप्लीट वो पूरा गोल्ड में रख सकते हैं। और एट प्रेजेंट जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है वो है 19.5%। ठीक है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि सीआरआर का जो भी पार्ट रहता है उसे वो जो आरबीआई रहती है वो ना तो गवर्नमेंट को देती है और ना ही दोबारा बैंक्स को मतलब किसी भी तरीके से इकोनॉमी वापस आने को देती है। सिर्फ और सिर्फ एक तिजोरी में वो 200 रुपए रख देती है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर में आपको बताया था मैंने। ठीक है। सो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो बैंक्स रहती हैं वो जो एसएलआर रहती है, एसएलआर मतलब क्या, एसएलआर में क्या किया जाता है कि मतलब यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जो बैंक्स रहती है वो जीसैट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में ही अपना एसएलआर मेंटेन करती हैं। तो उसमें क्या करती हैं, ये जो अब जो पैसा आरबीआई को मिलेगा एसएलआर के द्वारा, मान लीजिए हर बैंक से 100 में पैसे 19.5 रुपीज मिलेगा, तो अब ये 19.5 रुपीज चला जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। मतलब सीआरआर में सीधे आरबीआई तिजोरी में रख दे रही थी, बट यहाँ पर तिजोरी में नहीं रखेगी, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देगी। फाइन। अब देखिए, अब आपने मैक्सिमम सुना होगा जो एसएलआर रहता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में ही मेंटेन किया जाता है। ऐसा क्यों, मतलब क्या ऐसे कौन से रीजन है जिससे कि जो आरबीआई या फिर जो बैंक्स हैं वो कैश या फिर गोल्ड या फिर किसी और फॉर्म में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो नहीं रखते हैं? देखिए, सबसे पहला रीजन गोल्ड में क्यों नहीं रखते। देखिए, गोल्ड में वो लोग इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ गोल्ड की आप समझ सकते हैं कमी है। ठीक है, हमारे आप सब जानते हैं कि गोल्ड को काफी इंपोर्ट किया जाता है। फिर ऊपर से ये जो गोल्ड है, गोल्ड यूजुअली इट बिकम्स अ वे ऑफ दैट मीन्स यूजिंग ब्लैक मनी। ठीक है, मतलब सिर्फ ब्लैक मनी को सेव करने के लिए फिर गोल्ड का यूज किया जाता है। ऊपर से आप ये सोचिए, जब अगर मान लीजिए बैंक्स ने गोल्ड में अपना एसएलआर मेंटेन करना चालू कर दिया, ठीक है, जब उन्होंने एसएलआर गोल्ड में मेंटेन करना चालू कर दिया तो उस टाइम पे उन्हें बाहर से गोल्ड मंगवाना पड़ेगा। बिकॉज हमारे यहाँ तो जो मैक्सिमम गोल्ड है वो मंदिरों या फिर लोगों के घरों में पड़ा रहता है। ठीक है, जब वो लोग घर में पड़ा रहता है तो फिर बैंक के पास गोल्ड कहाँ से आएगा, गोल्ड हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा। उसके लिए फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, फॉरेक्स खर्च करना पड़ेगा। बिकॉज अब देखिए, अब हमें गोल्ड तो कोई इंडियन करेंसी में देगा नहीं, गोल्ड तो अब हमें मतलब फॉरेन जो डॉलर है उसी के फॉर्म में मिलेगा। तो फिर डॉलर बेमतलब को एक्सेसिव में यूज होना चालू हो जाएगा। मतलब गोल्ड किसी भी तरीके से इंडिया के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड स्कीम और ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम सब निकाली, गोल्ड का यूज कम हो। इसलिए गवर्नमेंट दिखाना चाहती है कि हमारे लिए गोल्ड का इंपॉर्टेंस नहीं है। बट अब ये अगर बैंक्स ने ऐसा करना चालू कर दिया फिर तो बेमतलब का फॉरेक्स खर्च होगा तो जो ऑटोमेटिकली हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये बैंक या आरबीआई या फिर गवर्नमेंट कोई नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए एट द एंड कि गोल्ड का यूज नहीं किया जाता है बैंक्स के द्वारा एसएलआर को मेंटेन करने के लिए। फिर दूसरा आता है कि कैश को क्यों नहीं यूज किया जाता। देखिए, आप सब जानते हैं कि आरबीआई मतलब जो बैंक है उन्होंने अपने 100 में से 4 रुपए मतलब 4% ऑलरेडी आरबीआई को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ कैश। मतलब उन्हें 4 रुपए का मतलब 4% का लॉस हो चुका है ऑलरेडी। मतलब देखिए, बैंक का क्या रहता है, बैंक्स को कैश चाहिए। ठीक है, उन्हें लिक्विडिटी चाहिए जिससे कि वो लोग
अगर वो लोग अपने पास 1 रुपए भी, यूजुअली बैंक्स का क्या मेन एम रहता है कि वो लोग 1 रुपए भी अपने जेब में नहीं रखेंगे, वो लोग उसे भी ब्याज मिल देंगे, ठीक है, यही इनका मेन फंडा रहता है। और वहां पर वो लोग 4% पहले दे चुके हैं, तो दोबारा ये लोग नहीं सोचेंगे कि हम 19.5% दे, मतलब टोटली कितना हो जाएगा 19.5 प्लस 4%, इट विल बी अराउंड 23.5%। सो इतना बड़ा लॉस, मतलब 1/4 हिस्सा आपने बस ऐसे दे दिया, मतलब बाकी लोगों को, मतलब आरबीआई को रखने के लिए दे दिया, तो वो तो बैंक्स को कम प्रॉफिट मिलेगा ना। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो इंटरेस्ट रेट मिलता है वापस, देखिए सीआरआर में क्या रहता है कि सीआरआर में इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है जो बैंक्स मतलब आरबीआई को पैसा देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो लेकिन यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि आप सोच रहे हैं तो कैश में भी तो मतलब बाकी कस्टमर को भी देंगे तो इंटरेस्ट रेट ही मिलेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट देती है वो मुश्किल से 4 से 5% देती है, और जो बाकी कस्टमर देंगे वो 8 से 9% देंगे। तो किसके पास फायदा है अगर ये कैश कहाँ रखा जाए, अगर गवर्नमेंट के पास रखा जाए ज्यादा फायदा कि कस्टमर को दिया जाए ज्यादा फायदा, कस्टमर को दिया जाए ज्यादा फायदा, ऑब्वियस है, ठीक है, इसलिए ये लोग कैश में भी मेंटेन नहीं करते। फिर फाइनली एट द एंड आता है जी सैक, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उनमें ये लोग मेंटेन करते हैं। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इसलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि ये लोग इनके पास सेफ है, ठीक है, बिल्कुल सेफ है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट भी कैश से ऊपर ही मिल जाता है, इसलिए ये लोग ट्राई करते हैं कि जी सैक में ही मेंटेन किया जाए। और ये सब याद रखिएगा, सीआरआर, एसएलआर, ये सब रखना कंपलसरी है। अगर ये सब नहीं रखा जाएगा तो इतना याद रखिएगा कि बैंक्स के ऊपर पेनल्टी लगने वाली है, वो भी बड़ी हैवी वाली, ठीक है, मतलब जो उनका पूरा डिपॉजिट होगा उसका 6.25% की पेनल्टी लगेगी, या फिर आप कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट 19.5% उनको देना ही पड़ेगा, ऊपर से 6.25% देना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं, इसलिए बैंक्स मेंटेन करते हैं, इसलिए जी से खरीद के रखते हैं, ठीक है। अब लेकिन एसएलआर जो है वो इतना इफेक्टिव टूल नहीं है, मतलब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी या फिर आप कह सकते हैं मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। कैसे मॉनेटरी, मतलब इतना मतलब इंपॉर्टेंट टूल नहीं है, देखिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट टूल नहीं है बिकॉज आपने देखा कि यहाँ पर आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने पैसा लिया बैंक से और दोबारा गवर्नमेंट को दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने भी दोबारा वो पैसा फिस्कल डेफिसिट मतलब अपनी स्कीम्स में लगा दिया, तो एक तरीके से जो पैसा था वो तो इकोनॉमी में पहुंच ही गया, भले वो गवर्नमेंट के रास्ते से पहुंचा लेकिन पहुंच तो गया ना। लेकिन सीआरआर में क्या हो रहा था, सीआरआर में वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब वो किसी के पास नहीं जा रहा था, सीधा आइडियली बैंक्स में रखा हुआ था, और ना ही बैंक्स को उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। तो आप समझ सकते हैं वो पैसा मतलब पूरी तरीके से सेफ था, मतलब एक तरीके से उसने सही में मतलब पैसा था जो वहां से खींच लिया था इकोनॉमी से। लेकिन एसएलआर में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, एसएलआर में एक तो इंटरेस्ट रेट भी बैंक्स को मिल रहा है, ऊपर से गवर्नमेंट ने वो पैसा स्कीम से भी खर्च कर दिया है, तो इसका यूज क्यों किया जा रहा है फिर भी एज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल। देखिए अब रीजन ये है बिकॉज ये जो हमारे पास ये जो एसएलआर है वो बताता है कि डायरेक्शन क्या है फ्लो ऑफ मनी का। फॉर एग्जांपल अगर एसएलआर बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल अभी एसएलआर 19.5 की जगह 50% है, तो ये दिखाएगा कि जो पैसा खर्च हो रहा है वो गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है। अगर इसे 50% से करके 10% किया कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट को अब कम पैसा मिलेगा, ठीक है, पहले गवर्नमेंट को 50 रुपए मिल रहा था बैंक की तरफ से, अब सिर्फ 10 रुपए मिलेगा, तो अब जो बाकी 40 रुपए कहाँ जाएगा, 40 रुपए जाएगा जनता के पास बैंक के द्वारा। तो अब यहाँ पर कहा जाएगा कि अब जो पैसा है वो जनता के द्वारा खर्च किया जा रहा है, पहले किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जा रहा था, अब किसके द्वारा, जनता के द्वारा खर्च किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ मतलब डायरेक्शन बताता है कि किसके द्वारा पैसा खर्च किया जा रहा है। फाइन, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और एक और जैसा कि सीआरआर में क्या था कि सीआरआर में पहले आप सब जानते हैं कि लिमिट थी 3% और 5% की, ठीक है, वैसे इन द सेम वे पहले एसएलआर के ऊपर भी एक टफ लिमिट थी, लेकिन आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2006 पास किया गया और उसके अकॉर्डिंगली लोअर सीलिंग जो थी एसएलआर के ऊपर उसको रिमूव कर दिया गया। फाइन, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड व्हाट इज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एक चीज याद रखिएगा जिसे तक मैं पहले लेक्चर में बताना भूल गया था कि सीआरआर में कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है, ठीक है, नो इंटरेस्ट रेट इज गिवन, नो इंटरेस्ट रेट इज गिवन टू द बैंक्स, याद रखिएगा, ठीक है, मैंने लिख दिया है कि आपको यहां पर याद रहेगा, ठीक है, मैंने एडिट किया है जिससे आप भूलेंगे नहीं। लेकिन एसएलआर में इंटरेस्ट रेट इज गिवन, ठीक है, याद रखिएगा एसएलआर में इंटरेस्ट रेट इज गिवन। अब देखिए मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कैश रिजर्व रेशियो में जो आरबीआई ऐसा ही पैसा रख लेती है, आइडियली वो पैसा रख लेती है, तो उससे क्या होता है, देखिए उससे बन जाता है, अगर आप सीआरआर और एसएलआर को जोड़ देंगे तो उससे हमारे पास बनता है रिजर्व रेशियो, ठीक है, या फिर आरआरबी कहा जाता है शॉर्ट में, रिजर्व रेशियो। अब इसका क्या फायदा होता है, देखिए अगर आपने देखा, आप अगर इन दोनों को मिला ले 19.5 प्लस 4%, तो एक तरीके से 1/4 हिस्सा, ठीक है, जो आपका डिपॉजिट का, देखिए आप जितना भी डिपॉजिट करें, हम सब, आप, मैं, या जितने भी लोग होते हैं वो लोग जो डिपॉजिट करते हैं
उनका 1/4 हिस्सा आरबीआई के पास सेफ रहता है। कैसे? सीआरआर तो सेफ है, आप समझ ही सकते हैं, आरबीआई ने आइडियली रखी है तो वो तो आपको वापस मिल ही जाएगा अगर बैंक कभी डूबता है। और जो एसएलआर जो गवर्नमेंट यूज कर रही है, वो अब देखिए गवर्नमेंट आपके पैसे कभी नहीं खाएगी, इतना याद रखिएगा। तो समझ लीजिए वो 19.5% भी एक तरीके से फिक्स है। तो अगर मान लीजिए धोखे धड़ा के अगर फ्यूचर में कभी बैंक डूबता है, कुछ भी होता है, तो आपके एटलीस्ट 1/4 हिस्सा आपको पैसा वापस मिल जाएगा। अगर आपने 100 रुपए डिपॉजिट किया तो आपको एटलीस्ट 25 रुपए तो वापस मिल ही जाएगा। मतलब ये दिखाता है हमारी इकोनॉमी में कि हमने कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट रखे हैं जो मतलब हम जो लोगों के, जनता के जो इंटरेस्ट है उसको सर्व करता है। ठीक है, मतलब लोगों के पैसे डूबने नहीं देगा, वो 25 रुपए तो वापस ही कर देगा। वैसे 25 रुपए मिनिमम रखा गया है, इसलिए आपने याद है जब आपको सुना होगा बेल आउट क्लॉज वाला जो लॉ आया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हटाना चाहती थी 1 लाख वाली लिमिट की, जिसमें अगर मान लीजिए बैंक डूब रहा है तो लोगों का पैसा डूब भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली वो यहाँ पर सीआरआर और एसएलआर से वो 1 लाख रुपए मेंटेन रहते हैं आप सभी के। ठीक है, कि मिनिमम 1 लाख रुपए तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, बैंक आपके पैसे डूबने नहीं देगी, देयर इज नो इशू नहीं। ठीक है, तो हमने रिजर्व रेशियो भी डिटेल में पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक मैकेनिज्म है जिसमें आरबीआई क्या करती है, जिसमें आरबीआई अगर मान लीजिए इकोनॉमी में, आई थिंक आई फॉरगेट टू टेल यू दैट हाउ एसएलआर यूज्ड, बट आई थिंक यू नो कि एसएलआर कैसे यूज होगा मनी कंट्रोल करने में। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ एसएलआर को एज अ मॉनेटरी टूल इफेक्टिवली यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको जानने की जरूरत नहीं है कैसे एसएलआर को यूज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप सीआरआर तो समझ गया ना कैसे वो मॉनेटरी टूल यूज हो रहा है, कैसे वो फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल कर रहा है या फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगर आपको वो समझ में नहीं आया जो मैंने आखिरी पार्ट लास्ट लेक्चर में बताया था, तो आप जरूर उसको देखिए और बार बार रट डालिए, बिकॉज अगर आप तक उसे रटेंगे नहीं जब तक आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। फाइन, सो लेट्स डिस्कस ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या, देखिए ये एक मैकेनिज्म है जिसमें आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती है। ठीक है, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगी तो पैसे तो लेगी, ठीक है, तो पैसे ले लेती है। और जो एक्सेस ऑफ मनी रहता है मार्केट में, फॉर एग्जांपल अभी समझिए कि मार्केट में बहुत पैसा और आरबीआई ने सोचा कि नहीं यार, मतलब बहुत ज्यादा फ्लो हो गया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, मुझे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेच डालेगी। ठीक है, पूरे बैंक्स को बेच डालेगी, उनके पास जो एक्स्ट्रा मनी रहेगा वो सक आउट कर लेगी। और अगर जब आरबीआई अगर फील करेगी कि नहीं यार अब पैसा बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, तो वो दोबारा क्या करेगी, दोबारा ये बोलेगी कि आप अपने पैसे रख लो, मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस कर दो। मतलब दोबारा आरबीआई ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली और ये पैसा उन लोग को वापस कर दिया, तो दोबारा मतलब जो इकोनॉमी उसमें फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब पैसों का, और दोबारा जो भी बिजनेस है वो दोबारा बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। देखिए कैसे बढ़ने लगेगा, वही दोबारा ये जो अगर मान लीजिए पैसे कम रहेंगे तो वो जो बैंक्स हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाएंगी। जब ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाएंगी तो कंज्यूमर को कम मतलब कंज्यूमर लोग सोचेंगे अरे अब क्यों खर्च करना पैसे, ठीक है, क्यों खर्च करें हम जब इतने इतना इंटरेस्ट रेट लग रहा है, हम भी पैसे खर्च नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को खर्च नहीं कराना हम भी नहीं करेंगे, ऐसा आप भी सोचेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम होगा। लेकिन जैसे ही अगर आरबीआई ने ज्यादा पैसे दे दिया तो जो बैंक ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट घटा देंगे। अभी 8% इंटरेस्ट है, अगर मान लीजिए कल 4% हो गया तो आप सोचेंगे चलो यार मैं भी 4% इंटरेस्ट रेट पे लोन ले ही लेता हूँ, एक कार ले लूंगा। ठीक है, लाइक दैट। सो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन कम करता है, मतलब सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची जाती है वो रीपर्चेज ऑप्शन के द्वारा बेची जाती है। ठीक है, कि मतलब हम एक ना एक दिन आएगा जब हम दोबारा आपसे सिक्योरिटीज खरीद लेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या रहती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसमें जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, आपको याद होगा लेक्चर नंबर 3 में मैंने एनबीएफसी के बारे में बताया था, वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपको एनबीएफसी याद नहीं हो तो आप वो लेक्चर जरूर जाकर देखिए। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये भी एक्चुअली एक इफेक्टिव टूल नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए, या फ्लो ऑफ मनी को जो भी मार्केट में है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है। देखिए आप सीआरआर और एसएलआर मैंडेटरी है, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो आरबीआई आपके ऊपर सख्त पेनल्टी लगाएगी। कितनी, पहले तो आपसे 19.5% और 4% भी वसूल करेगी, फिर उसके ऊपर 6.25% का चार्ज भी लगाएगी। ठीक है, तो इतनी हैवी पेनल्टी लग जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे इसमें जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, अगर बैंक्स के पास सरप्लस है तो खरीदो, अगर सरप्लस नहीं है तो मत खरीदो। ठीक है, ऐसा है। लेकिन फिर भी बैंक्स प्रेफर करती हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज खरीदना, भले उनके पास कम पैसा हो लेकिन वो लोग प्रेफर करेंगे कि हम सिक्योरिटीज खरीद ले। वाई, रीजन नंबर 1, जस्ट बिकॉज कि उन्हें एसएलआर मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में अगर उन्हें देखिए आप लोन लेते हैं, जब ये जो बैंक्स रहते हैं, बैंक्स क्या करते हैं, ये आरबीआई से लोन लेते हैं। ठीक है, जब ये आरबीआई से लोन लेते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो प्लेज करनी पड़ेगी ना, जैसे कि आप अगर मुझसे लोन लेंगे तो आपको अपनी प्रॉपर्टी मेरे सामने रखनी पड़ेगी जब भी तो मैं आपको लोन दूंगा, क्योंकि अगर मेरा पैसा डूब गया
तो मुझे तो मेरे पैसे वापस चाहिए। तो आरबीआई का भी ऐसे ही रहता है कि भैया आप हमारे सामने अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेज की जाती है कि आप सब जानते हैं गोल्ड प्लेज तो किया नहीं जा सकता और कैश वो लोग प्लेज करेंगे नहीं, और बचती है क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब आरबीआई दोबारा ये लोग जो बैंक्स रहते हैं वो लोन लेते हैं आरबीआई से, तो उन्हें सिक्योरिटीज प्लेज करनी पड़ती हैं, और मान लीजिए जब उनके पास उतनी सिक्योरिटीज नहीं है प्लेज करने की, तो मतलब कहां से लाएंगे। तो इसलिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में जब भी आरबीआई इन लोगों को सिक्योरिटीज बेचती है तो लोग सिक्योरिटीज खरीद ही लेते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम खरीद लेते हैं, तो एक तरीके से आप इसे इफेक्टिव टूल भी मान सकते हैं अगर कंट्रोल करने का, लेकिन मैंडेटरी नहीं है इसलिए इफेक्टिव टूल नहीं माना जाता है। अब एक चीज और याद रखिएगा, ऐसी अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर दो टाइप की पॉलिसीज हमें देखनी पड़ती है, एक आती है कॉन्ट्रैक्शनिस्ट पॉलिसी और एक दूसरी आती है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। अब एक कॉन्ट्रैक्शनिस्ट पॉलिसी क्या होती है, जिसमें आरबीआई बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज बेचती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब को अब आप इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जब पैसा आप सक आउट कर लेंगे, मतलब सक इन कर लेंगे, मतलब जो पैसा है वो भी दोबारा खींच लेंगे, ठीक है। उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप कुछ भी मतलब पैसा नहीं बचा, मतलब। और ये कैसे कर सकते हैं, जब आप बहुत सारी सिक्योरिटीज बेच रहे हैं, जब आरबीआई बहुत सारी सिक्योरिटीज बेचेगी जब भी तो एक्सेस ऑफ मनी सक आउट करेगी अपने मतलब मार्केट से, ठीक है। उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनिस्ट पॉलिसी। और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी किसे कहते हैं, जिसमें आरबीआई क्या करती है, सोचती है कि बहुत पैसा है मार्केट में, बहुत पैसा, बिल्कुल लोग मतलब लोगों के जेब में, हर जेब में 10-10 रुपए 50-50 रुपए पड़े रहे हैं, ऐसा आरबीआई सोचती है। तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करेगी, मतलब बहुत सारी सिक्योरिटीज जो रहेंगी उनके पास, बैंक्स के पास, वो खरीदना चालू कर देंगी, बोलेंगी तुम अपनी सारी सिक्योरिटी मुझे दे दो, मैं तुम्हें पूरे पैसे 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 दे दूंगी, ठीक है। तो इस वे में एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी एक्सप्लेन की जाती है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, वी हैव कंप्लीटेड टिल ओपन मार्केट ऑपरेशन, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस about repo rate, reverse repo rate, and marginal standing facility. And keep in mind, this is the most important topics, or you can say the most important topics for यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। तो आप इस लेक्चर को स्किप मत करिएगा, इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। थैंक यू एंड नाइस डे, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बिफोर दैट वन रिमाइंडर दैट यू कैन वॉच माय बैंकिंग सीरीज from the playlist which is given in the Desire IAS channel named as Economy for Civil Services. So this was a reminder. Thank you and nice day friends. We will meet in the lecture number 3.